हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लेके आए हैं एक इतना भयानक चैप्टर जिससे हर बच्चे को डर लगता है, लेकिन आज के बाद वो चैप्टर तुम्हारे लिए कोई भयानक नहीं रहने वाला है। मैं डेफिनेटली बताने वाला हूं, क्योंकि आज हम एक ही शॉट में पूरे ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने वाले हैं और उसके साथ साथ वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मतलब वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होंगे। लेकिन आज हमें कॉन्सेप्ट्स प्लस उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हमें आज कंप्लीट करना है और आज हम उसको कंप्लीट करके रहेंगे। सो जल्दी से देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इस पे यहां पे क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों बनाई गई, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्या पड़ी, तो हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो इन तीन शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, जो पहला शब्द है वो क्या बन जाता है, एक मिनट देख लेते हैं हम। जो पहला शब्द है वो होता है ट्राई। ट्राई का मतलब तुम्हें पता है कि ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है तीन। तो यहां पे कहीं ना कहीं तीन चीजों की बात की जा रही है। ठीक है, गोनो जो वर्ड है उसका मतलब होती है साइड्स। ठीक है, तो ऐसी बात जहां पे तीन साइड्स की बात हो गई। ठीक है, एंड मेट्री इज द वर्ड, उसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या मतलब होता है, मेजरमेंट। तो मतलब यहां पे तीन साइड्स के मेजरमेंट की बात की जा रही है और उस तीनों साइड का मेजरमेंट, तीन साइड का तो एक ही फिगर होता है यार, ये तीन साइड का ये फिगर बन गया मेरा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है ना तीन साइड का फिगर, क्या बोलते हैं इसको, यस इसको बोलते हैं हम ट्राई एंगल। क्या बोलते हैं इसको, ट्राई एंगल। ठीक है, अब ये तीन साइड का फिगर, लेकिन क्या यही वाला ट्राइंगल काम आने वाला है कि कोई और दूसरी तरह का ट्राइंगल काम आएगा। तो ट्राइंगल की वैरायटी तो हमारे पास बहुत सारी है। तो बेसिकली यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल जो है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल म्हणजे जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो कौन हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और यही राइट एंगल ट्राइंगल हमारे काम आने वाला है। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने की जरूरत क्या है भाई, क्यों जरूरत पड़ी हमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने की, क्या था रीजन, क्या कर सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री से। अरे आम जीवन में इसकी वो यूज केसेस क्या है, ठीक है, कहां कहां पे काम आएंगे, तो भाई बहुत सारे यूज केसेस हैं। इंजीनियरिंग टूल्स बनाने में इसके बहुत सारे मेजरमेंट, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, मेरे पास एक इंच टेप है बाबा। ठीक है, उस इंच टेप से मैं क्या करता हूं, एक बिल्डिंग को नापता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, उस बिल्डिंग से मैंने, उस इंच टेप से मैंने उस बिल्डिंग को नाप लिया, लेकिन यहां से लेकर के सूरज तक की डिस्टेंस, यहां से लेकर के चंद्रमा तक की डिस्टेंस, यहां से लेकर के हमारे वो इलॉन भैया जाना चाह रहे हैं ना मार्स पे, वहां तक की डिस्टेंस, कौन से एंगल पे रॉकेट जाएगा, किस स्पीड पे जाएगा, किस एंगल पे टर्न करेगा, उन सब में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन लग रही है। तो तुम कहोगे सर हम इतने बड़े आदमी नहीं है, हमें इतनी बड़ी बातें मत बताओ। तो भाई मैं बताऊं, बहुत छोटे छोटे केसेस में भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज करेंगे, वही एनसीईआरटी के अंदर जो तुमने क्वेश्चन देखा था, वही केस बेस वाले क्वेश्चन कि भैया एक बंता नाम का बंदा है, उसकी संता नाम की बिल्ली है, वो जो है एक पेड़ पे जाके अटक गई, तो बंता बताओ कितने मीटर की सीढ़ी लाएगा कि सो दैट वो संता के पास पहुंच जाए, है ना। तो ये क्या बना, एक यूज केस बना कि जिसको हमें, जहां से हमें ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पता पड़ जाता है। लेकिन ये सब तुम्हारे लिए नहीं है भाई। ठीक है, तुम्हारे लिए क्या है, अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लेके आना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बस ये टारगेट रख लो, देखो रियल लाइफ केसेस तो हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी का ये भी टारगेट रख लो कि हाँ जो हमें मार्क्स आ जाए वही हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है। अभी सिर्फ हमारा फोकस वहीं तक ही रखना है, उसके आगे ना उसके पीछे, कहीं नहीं जाना, उसी पॉइंट तक हमें रुकना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अब देखो, मैंने बताया तुम्हें कि ट्रिग्नोमेट्री किससे बनी हुई है भाई, राइट एंगल से। अब राइट एंगल से बनी हुई है तो राइट एंगल के क्या होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो देखो क्या बनता है यहां पे, समझना इस बात को। ये एंगल तो कितना होगा कि सर 90 डिग्री होगा, इसी की वजह से ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल
एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। अब जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा तब मेरे दिमाग में कुछ चीजें आएंगी। वो कुछ चीजें क्या है कि सर पहली चीज तो आपके पास एक हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, साहब मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्या मिला मुझे, हाइपोटेन्यूज। जैसे ही मुझे हाइपोटेन्यूज मिला वैसे ही दूसरी चीज मुझे क्या मिलेगी, बेस मिलेगी। वैसे ही तीसरी चीज मुझे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, अब अब कंडीशन क्या बन जाती है, आइडेंटिफाई करो इनको। हाइपोटेन्यूज कौन है, बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, इसको आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक टास्क है। ठीक है, अब इस चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिस्टम। ठीक है, सीधी सी बात है, जो 90 डिग्री के अपोजिट में मुझे एंगल दिख रहा है, जो 90 डिग्री के अपोजिट में मुझे एंगल दिख रहा है, दैट इज क्या है, दैट इज क्या है, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के अपोजिट वाला कौन है, हाइपोटेन्यूज। समझ लो बात को, 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज। अरे भाई तू कहां से आ गया? तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी है वो कौन है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई आपकी। अब बताओ ये बेस और ये परपेंडिकुलर क्या है सर, इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर क्या है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बेस। ठीक है, बेबी को बेस पसंद है, बेस बेस बेस, उधर में इधर देखो, बेस। ठीक है, अब बेस क्या है, ये बेस क्या है, बेस मतलब नीचे वाली लाइन, मतलब जिसपे एंगल बना हुआ है, जिसपे एंगल बना हुआ है। लेट सपोज कि मेरा एंगल यहां पे बना हुआ है, लेट सपोज मेरा एंगल यहां पे बना हुआ है और इसको मैंने एक ग्रीक वर्ड से डिनोट कर दिया जिसका नाम है थीटा। अब तुम कहोगे सर ये ग्रीक वर्ड क्यों लेके आ रहे हो? अरे बेटा ये क्वेश्चन तो तब उठा था जब तूने चैप्टर नंबर 2 में अल्फा पढ़ा था, अल्फा का बेटा पढ़ा था और अल्फा के बेटे का नाम पढ़ा था। ये अल्फा बीटा गामा भी क्या है, ग्रीक वर्ड है। ऐसे ही थीटा भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। धीरे धीरे तुम्हें सब बताएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, धीरे धीरे सब चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा की तरह ही एक ग्रीक वर्ड और है जिसका नाम है थीटा, और ये थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आगे बात समझ में। अब ये थीटा जिस पे बन रहा है, ये थीटा बन रहा है साहब मेरा यहाँ पे, ये थीटा बन रहा है मेरा यहाँ पे बन रहा है मेरा थीटा, ये बन गया थीटा। तो क्या है, ये वाली जो लाइन है तुम्हें दिखी नहीं शायद तक, ये वाली जो लाइन है मेरी, अबे यार इससे भी दिखी है, एक मिनट रुको, अब तो पक्की बात दिखेगी। ये जो लाइन है, ये जो साइड है, ये कौन हो गई, बेस। मतलब जिस पे एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है, बेस। क्या है, बेस। क्या है, बेस। अब देखो हाइपोटेन्यूज मुझे समझ में आ गया कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला। बेस मुझे समझ में आ गया कि जिसपे एंगल बन रहा है वो कौन है, बेस। जिसपे एंगल बन रहा है वो कौन है, बेस। तो साहब अब परपेंडिकुलर कौन बचा, तो जो बचा वही कौन है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। आ गई बात समझ में, हाँ या ना? ठीक है, अभी देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस तुम्हें दो एंगल के लिए पढ़ना है, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल पकड़ लो। ठीक है, ये हो गया थीटा और इसको मान लो अल्फा, है ना? आ गई बात समझ में। अब इसको एक यूज केस और ले लेते हैं, इसका अपन एक यूज केस और ले लेते हैं। ठीक है, एक यूज केस और ले लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, है ना? एक मिनट, अब इसको इस यूज केस लेकर के अब हम क्या कर लेते हैं, अबे बहुत ही बढ़िया, एक यूज केस और ले लेते हैं। अब देखो मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूं, सपोज करो इस साइड का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी हो गया। मानते हो इस बात को? ठीक है, अब ए बी सी साइड हो गई, तो ये वाला एंगल मैंने दे दिया थीटा और ये वाला एंगल मैंने दे दिया बीटा। ठीक है, मान लिया मैंने। अब यहां पे कंडीशंस को समझेंगे, कंडीशंस को समझेंगे। कंडीशंस क्या है कि फॉर एंगल ए, एंगल ए, अब एंगल ए क्या था, दैट इज बीटा, दैट इज बीटा। एंगल ए बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा। बीटा के लिए बेस कौन है, बीटा कहां पे बन रहा है, ए बी लाइन पे, तो बीटा के लिए बेस कौन है, ए बी।
ठीक है, बीटा के लिए बेस कौन हो गया, ए बी। अब बीटा के लिए परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज इसके सामने वाला दैट इज ए सी। ठीक है, इसके बाद बचा क्या, परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट साइड जो क्या हो गई, बीसी। क्लियर है यहां तक ये सारी बातें। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ढूंढ लिया, बेस ढूंढ लिया, हाइपोटेन्यूज आराम से मिल गया। अब इसकी कंडीशन को चेंज कर दो। ठीक है, कंडीशन चेंज, कलर चेंज, कहानी चेंज। अब फॉर एंगल थीटा, ठीक है, या फिर एंगल बी बोल दो, एंगल सी, सॉरी, फॉर एंगल सी। अब एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बीटा 90 डिग्री के अपोजिट में साइड कौन सी है, एसी। ये एसी साइड है तो ये एसी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, अब ये थीटा किस साइड पे बना हुआ है, बीसी पे बना हुआ है सर, तो बेस क्या हो गया, बीसी। ठीक है, और बची है साइड परपेंडिकुलर, तो इसको हमने क्या लिख दिया, ए बी। अब इन दोनों को कंपेयर करो डार्लिंग, इन दोनों को कंपेयर करो। देखो यहां पे हाइपोटेन्यूज और यहां पे हाइपोटेन्यूज, दोनों क्या है, सेम है। तो एक बात समझ में आ गई कि हाइपोटेन्यूज कभी भी नहीं बदलता, वो कैसा रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है। हाइपोटेन्यूज को किसी से कोई लेना देना नहीं है, तुम कितने एंगल चेंज कर लो, देख लो, बड़ा क्या, यहां भी यही था, यहां भी यही था। ठीक है, किसी भी तरह से ले लो, हाइपोटेन्यूज वही का वही रहने वाला है। चेंज हुआ तो क्या, ये बीसी पहले क्या था, परपेंडिकुलर, ये बीसी क्या हो गया, बेस। एंगल को देखते सी, ठीक है, एंगल को देखते से ही इनके परपेंडिकुलर बेस क्या हो गए, चेंज हो गए। आगे बात समझ में, आई होप यहां तक तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में कोई गाना आता है, जब भी कोई लड़की देखूं दिल मेरा दीवाना बोले, ठीक है, ऐसे ही जब भी मैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज देखूं, ये मेरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये कौन है, बी, ये कौन है, ए, ये कौन है, सी। सपोज करो इस थीटा के लिए, सपोज करो इस थीटा के लिए, ये तो क्या हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो गया बेस। मान लेते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। लेकिन जब भी ये तीन बातें मेरे दिमाग में आती है, जैसे ही जब भी कोई लड़की देखूं दिल मेरा दीवाना बोले, ओले ओले, ऐसे ही जब भी मैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज देखूं दिल मेरा दीवाना बोले, पाइथागोरस थ्योरम बोले। ठीक है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कि इन दोनों छोटी साइड का स्क्वायर जो है एक तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, दिमाग में बिठा लो ना। ठीक है, बिठा लिया सर। और यही पाइथागोरस थ्योरम जो है पूरी एक्सरसाइज में हर जगह पे हमारे काम पे आने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शिद्दत के साथ हमारे काम में आएगी पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में है। अब सर आप अभी तक तो ट्राइंगल पकड़ लो, परपेंडिकुलर पकड़ लो, बेस पकड़ लो, ट्रिग्नोमेट्री जैसी तो कोई बात ही नहीं बताई आपने। अब सुनो मेरे लालाओं, ट्रिग्नोमेट्री जैसी ही बात बताऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री की ही बात बताऊंगा, लेकिन थोड़ी गहराई से बताऊंगा, समझना। ठीक है, और यहां से एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चालू होता है और बहुत ही गहराई से हम बात को समझेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही मैथमेटिक्स जो है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ठीक है, तो मैथ्स में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो होती है ऑपरेशंस, ठीक है, और एक होते हैं फंक्शंस। ठीक है, अब इसमें फंक्शंस क्या है, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, मतलब मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन। फंक्शंस 2, 3, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब क्या है, ये फंक्शंस है। फंक्शन मतलब जो इस मैथमेटिक्स को रन कर रहे हैं। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है,
वो हल्दी मेहंदी संगीत वाले फंक्शन नहीं है भाई। यहाँ पे अलग फंक्शंस होते हैं। हाँ, मतलब जैसे हल्दी मेहंदी संगीत के भी कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे ही यहाँ पे इन फंक्शंस की भी कुछ इंपॉर्टेंस होगी। वो इंपॉर्टेंस क्या है देखो, उससे पहले समझना जरूरी है कि देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, पहला होते हैं फंडामेंटल फंक्शंस। ठीक है, फंडामेंटल फंक्शंस। ठीक है, अब ये फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं। फंडामेंटल फंक्शंस के बाद दूसरे होते हैं डिराइव्ड फंक्शंस। ठीक है, डिराइव्ड फंक्शंस। अब ये फंडामेंटल फंक्शन बोल लो इसको, या फिर इसको बेसिक फंक्शन बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो फंक्शंस है ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, इन दो फंक्शंस का नाम पता है क्या है? एक का नाम है साइन और दूसरे का नाम है कोसाइन। ठीक है, ये दो फंक्शंस होते हैं, लेकिन इन दोनों फंक्शन से ही जो है हमारे पास टोटल 4 फंक्शंस और बन जाते हैं। ठीक है, पहले का नाम है टेंजेंट। ठीक है, दूसरे का नाम है कोसेकेंट, तीसरे का नाम है सेकेंट और चौथे का नाम है कोटेंजेंट। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस तरह से ये जो चारों फंक्शन है ये कहीं ना कहीं इन दोनों फंक्शन से ही बन करके आए हैं। तो दो फंक्शंस तो हमारे पास कैसे हैं? फंडामेंटल फंक्शंस है, और 4 फंक्शंस जो है हमारे पास कैसे हैं? डिराइव्ड फंक्शंस है। तो 4 और 2 6, तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले का नाम है साइन, दूसरे का नाम है कोसाइन, तीसरे का नाम है टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। ये टोटल 6 फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे किसी का नाम, ठीक है, गौरव है तो उसको क्या बोलते थे? गोरू बोल दिया। ठीक है, किसी का नाम ललित है तो उसको लल्लू बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि बच्चों के जैसे नाम होते हैं तो निक नेम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो निक नेम क्या है? जैसे यहां पे यहां पे मैंने तुम्हारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निक नेम में बात करेंगे। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? साइन पढ़ा था। ठीक है, तो साइन को क्या बोल दिया जाएगा? सिन। ठीक है, अब ये सिन किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए ही है। ठीक है, तो वो एंगल को डिनोट करता है, तो वो क्या है? थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकाले हैं, देखो इट्स टाइम टू कंबाइन दी कंसेप्ट्स। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा? एलिमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद क्या पढ़ा? फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एलिमेंट्स और फंक्शन दोनों क्या होंगे? कंबाइन होंगे। कैसे कंबाइन होंगे समझना। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें यहां बताया था कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इनका कुछ पर्टिकुलर रेशियो आएगा। जैसे सपोज करो कि परपेंडिकुलर का रेशियो किसके साथ? बेस के साथ। जैसे सपोज करो परपेंडिकुलर का रेशियो किसके साथ? हाइपोटेन्यूज के साथ। जैसे सपोज करो कि मतलब बेस का रेशियो किसके साथ? परपेंडिकुलर के साथ। बेस का रेशियो किसके साथ? हाइपोटेन्यूज के साथ। हाइपोटेन्यूज का रेशियो किसके साथ? परपेंडिकुलर के साथ। हाइपोटेन्यूज का रेशियो किसके साथ? बेस के साथ। तो ये अलग अलग तरह के रेशियोज हो गए कि नहीं हो गए? इन्हीं 3 से ये पॉसिबल 6 रेशियोज बन सकते हैं। ठीक है, इन 6 पॉसिबल रेशियोज को कहां पे क्या डिनोट किया गया? साइन और कॉस में डिनोट कर दिया गया। ठीक है, अब हमारे परपेंडिकुलर बेस जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? थीटा पे डिपेंडेंट है। तो थीटा पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने क्या किया? इसको थीटा माना। ठीक है, कि साइन, साइन मतलब रेशियो, किसके रेस्पेक्ट में? एंगल के रेस्पेक्ट में। तो इसको क्या नाम दे दिया गया? साइन थीटा। अब ये मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सिन को क्या नाम दिया? साइन। शॉर्ट फॉर्म थीटा मतलब जो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ले रहे हो वो कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में ले रहे हो। तो साइन इज द रेशियो ऑफ द टू साइड्स, और थीटा जो है वो किस एंगल के रेस्पेक्ट में उस साइड को लिया गया है, इस बारे को बताता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्लियर है ना? पहला फंक्शन क्लियर। दूसरा फंक्शन आ जाओ भाई। दूसरा फंक्शन है हमारा कोसाइन। ठीक है, दूसरे फंक्शन का देखो नाम, पूरा नाम क्या है? कोसाइन। तो इसको हम लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में कॉस, और इसको भी एंगल किसके लिए लिया जाएगा? थीटा के लिए। ठीक है, अब थीटा एंगल के लिए लिया जाएगा तो ये क्या है? पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो है। अब हमारा तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन है हमारा टेंजेंट। तीसरा फंक्शन है क्या? टेंजेंट।
क्या फंक्शन है? टेंजेंट। तो टेंजेंट में से जेंट को निकाल दो तो क्या बचा? टेन। और एंगल कौन सा लेना है साहब? थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा पे जो फंक्शन है उसका रेशियो क्या होगा साहब? बी अपॉन पी, सॉरी पी अपॉन बी। आगे बात समझ में? अभी देखो मेरी बात सुनो, तुम यूं मत समझना कि सर तो लिखाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक तो बता ही नहीं रहे, आए किस लिए लेक्चर में? शॉर्ट ट्रिक पूछने तो आए। अरे भाई टेंशन मत कर, शॉर्ट ट्रिक भी इसी 10 बताऊंगा ना, याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है। हम यहां रटने के लिए नहीं आए हैं। अगर सिर्फ रटोगे तो मार्क्स जो है ना वो जनरल सबके आते ना उतने मार्क्स आएंगे। कंसेप्ट क्लियर है ना? मैं कह रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी किया ना कहीं से जुगाड़ करके 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली करके आओगे, मार्क्स एक भी लूज नहीं करके आओगे, इसलिए कंसेप्ट जरूरी है। ठीक है, तो टेंजेंट हमारा तीसरा फंक्शन हो गया। अब आपने तो कहा था सर, पीछे तो आप क्या बता के आए थे? देखो हम तो लिखते जा रहे हैं सब चीजों को, कि आपने बताया था एक फंडामेंटल फंक्शन है और एक डिराइव फंक्शन है। आपने फंडामेंटल फंक्शन तो बता दिया, हाँ चलो मान लिया हमने कि ये तो कहीं से भी नहीं आया। डिराइव तो समझाओ कि आया कैसे? टेन थीटा। तो समझो टेन थीटा कैसे बना? पी अपॉन बी। ठीक है, अब ये पी अपॉन बी कैसे आ सकता है? देखो मैंने अगर पी अपॉन एच को डिवाइड किया बी अपॉन एच से, पी अपॉन एच को डिवाइड किया बी अपॉन एच से, तो पी अपॉन बी मल्टीप्लाई एच अपॉन सॉरी पी अपॉन एच मल्टीप्लाई एच अपॉन बी होगा कि नहीं होगा? ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, पीछे वाली वैसी वैल्यू रेसिप्रोकल, एच से एच कट गया, तो ये क्या बन गया सर? पी बाई बी बन गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब ये कैसे बना? ये क्या था? साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बना? ये टेन थीटा। बना कि नहीं बना? बनाना। अरे सर चमक गया बिल्कुल अच्छे से, 40 वाट का बल्ब 100 वाट की तरह चमक रहा है बिल्कुल। तो देखो चमक गया कि नहीं चमक गया? अच्छे से चमक गया ना? तो इसी तरह से टेन थीटा को यहां पे हमने डिनोट कर दिया कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, इसी तरह से ये तो चीजें सारी क्लियर हो गई। अब इसको समझो। ठीक है, ये तो साइन थीटा कॉस थीटा हमने पढ़ लिया, अब इसको आगे समझना। ठीक है, आगे क्या समझना है? हमारा अगला फंक्शन क्या था? कोसेकेंट। कोसेकेंट, कोसेकेंट को क्या नाम दिया? कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेकेंट में से एंट हटा दिया तो क्या बचा? कोसेक बचा। ठीक है, इस कोसेक को किससे डिनोट किया गया है? 1 अपॉन साइन थीटा से लिया है। किससे लिया गया है? 1 अपॉन साइन। देखो यहां पे क्या आ रहा है? सी, तो यहां क्या आएगा? एस। यहां पे आ रहा है सी, यहां पे आएगा एस। अब इसके बाद एक और इसको देखो, सेकेंड। ठीक है, इसको भी मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन एक रिलेशन जो है हाथों हाथ तो मैं बता देता हूं कि ये सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा क्या हो रहा है? 1 अपॉन कॉस थीटा। वही मैंने बताया ना कि देखो यहां क्या आ रहा है? सी, यहां क्या आ रहा है? एस, यहां क्या आ रहा है? एस, और यहां क्या आ रहा है? सी। दिमाग में पहले मैंने बता दिया कि दो तरह के फंक्शन होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव फंक्शन। तो फंडामेंटल फंक्शन डिराइव नहीं होगा, डिराइव फंक्शन फंडामेंटल नहीं होगा। तो एक तरफ तो क्या आ गया? डिराइव फंक्शन, एक तरफ क्या आ गया? फंडामेंटल फंक्शन। एक तरफ क्या आ गया? डिराइव फंक्शन। एक तरफ क्या आ गया? फंडामेंटल फंक्शन। फंडामेंटल फंक्शन है तो डिराइव दूसरी तरफ रहेगा। तो तुम्हें समझ में आ गया कि कोसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा है और सेक थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉस थीटा है। इज इट क्लियर और नॉट? अब इसने 1 अपॉन साइन थीटा बोला है, तो साइन थीटा हमारे पास क्या था? कि सर साइन थीटा आपने क्या बताया था? पी अपॉन एच बताया था। तो साइन थीटा पी अपॉन एच बताया था, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? क्लियर है? इसी तरह से सर आपने cos थीटा क्या बताया था? बी अपॉन एच बताया था। तो cos थीटा बी अपॉन एच है, तो sec थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, मजा आ गया सर, चमक रहा है बिल्कुल, वही 40 वाट का बल्ब, वही 100 वाट की लाइट। ठीक है, चमक रहा है ना, मतलब ज्यादा एनर्जी मिल रही होगी। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। सर अभी भी एक फंक्शन बचा है। फंक्शन कौन सा बचा है? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया। अब एक लास्ट फंक्शन बचता है जिसे हम बोलते हैं कॉट थीटा। कोटेंजेंट। क्या होता है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है कॉट। और कॉट थीटा दो तरह से रिश्तों में आता है।
दो तरह की रिश्तेदारी है, ठीक है। ये लड़की वालों की तरफ से भी है और ये लड़के वालों की तरफ से भी है। अब ये लड़की वालों मतलब ये डिराइव्ड फंक्शंस की तरफ से भी है और ये फंडामेंटल फंक्शंस की तरफ से भी है। डिराइव्ड फंक्शन में क्या कहते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। मतलब कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, लेकिन यही कॉट थीटा 1/tan थीटा के बराबर भी होता है। तो ये लड़की मतलब ये डिराइव्ड फंक्शन फंडामेंटल फंक्शन से भी हो गया और डिराइव्ड फंक्शन से भी हो गया। अगली बात समझ में आता है। अब ये सर ये 1/tan थीटा है, तो tan थीटा तो आपने पढ़ाया था कि p अपॉन b होता है, तो इसको क्या लिख दो आप सर, b अपॉन p लिख दो। तो बिल्कुल भाई मैंने वही लिख दिया। तो हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर हो गए। एक बार मैं और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक साथ लिख देता हूं कि पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कोसेक, ठीक है, पांचवा है सेक और छठा है कॉट। रट लो मेरे साथ, घर में बोलने लग जाओ शांति से, चुपचाप, मतलब मनी मन में बिल्कुल बड़बड़ाने लग जाओ। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। 25 बार बोलो, ठीक है। उठते थे ब्रश करते बोलो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। जैसे तुम्हारी इच्छा हो याद कर लो, 2 दिन है तुम्हारे पास और आराम से याद हो जाएंगे। ये याद हो गया तो सब कुछ क्लियर है। मैं कह रहा हूं आधी से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री जो तुम्हारे इस साल आने वाली है वो ये सीक्वेंस ही क्लियर कर देगा, इस सीक्वेंस के रिलेशन ही क्लियर कर देंगे। तो इस सीक्वेंस के रिलेशन को समझना जरूरी। अब सर इनके रेशियोज को याद करने का तरीका पी बी एच, सही, पी बी पी बी एच एच बी, ठीक है। ये हो गया। कुछ लोग उसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको पाकिस्तान हिंदुस्तान कर दिया है, मैं नहीं चाहूंगा। मैं तो बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगा। सम साइन, पीपल हैव कर्ली कॉस ब्राउन हेयर थ्रू टेन प्रॉपर ब्रशिंग। समझो सर ये तो नई ट्रिक बता दी। हाँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है सर ये तो याद हो गया। some people have curly brown hair through proper brushing, sine equals to perpendicular upon hypotenuse, cos equals to base upon hypotenuse, tan equals to perpendicular upon base, ठीक है याद हो गया। अब सर उल्टा लो, ये यहां से इसकी कहानी यहां से और इसकी कहानी यहां से बताता हूं, ठीक है। समझना, h अपॉन p होगा तो साइन का उल्टा, साइन का उल्टा c, मतलब s का उल्टा क्या बताया c, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ये हो गया s का उल्टा c तो सेक थीटा। ये 10, ठीक है, ये 10 का क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा b अपॉन h, b अपॉन p सर आपने बताया, सेक थीटा h अपॉन b, कोसेक थीटा h अपॉन p। इज इट क्लियर, इज इट ओके? रट गया। कंसेप्ट पे बहुत बुरा मारा अपन ने, बहुत ही बुरा मारा है कंसेप्ट को, बहुत बुरा दर्द हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें मार्क्स चाहिए। किसी को कितना ही दर्द हो, हमें तो मार्क्स चाहिए। क्लियर? आई होप यहां तक तुम्हें बहुत चीजें क्लियर हो गई होगी और बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कंसेप्ट तो समझ लिए ना अच्छे से, अब इस पे देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है समझेंगे और उस पर बात करेंगे। एक मिनट। इन ट्राइंगल एबीसी, साहब ये ट्राइंगल दिया हुआ है ए, अच्छा एक मिनट, राइट एंगल एट बी, यहां पे एक लाइन बोली गई राइट एंगल एट बी। तो इज्जत के साथ गधा देखा है, नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे देखे हैं, मतलब बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गधा जो होता है ना बेटा, वो चलता है, सामने दीवार आ जाए ना तो वहीं रुक जाता है,
और जब तक उसको कोई ये नहीं बोले ना कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, तब तक वो उस दीवार से नहीं हिलता, भले उसको कितनी भूख लग रही हो और कितना ही उसको इमरजेंसी कॉल हो, वो वहीं का वहीं रुका रहता है। हमें भी थोड़ी देर के लिए गधा बनना है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, आप वैसे चलो यार। इन ट्राइंगल एबीसी, साफ ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी दिया हुआ है 24, लो सर ये 24। बीसी दिया हुआ है 7, लो सर ये 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर भी लगा दिया। इसके बाद बोला है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, आपने बिल्कुल सही बोला, हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पे सर एक चीज मिसिंग है कि हमें, अगर मैं इसको एंगल मानूं या इसको एंगल मानूं, ठीक है, कुछ भी मानूं, लेकिन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट साइड मिसिंग है, हाइपोटेन्यूज। तो मैंने क्या बोला था, जब भी मैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज देखूंगा तब मेरे दिमाग में क्या चमकना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोले तो 24 अज्यूम कर लो अभी तो, और बेस 7 मान लो अभी तो, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 576 प्लस 49, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू अंडर रूट 625। तो हाइपोटेन्यूज हमारा बनता है 25। इज इट ओके, इज इट ओके, इज इट क्लियर? हाँ सर, 25 क्लियर। और बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इस बात का ध्यान रख लेना। 24, 25, 7, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट और बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 12, 5 और 13। 12 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। 144 प्लस 29 इज इक्वल्स टू 169 होता है, इसलिए ध्यान रख लो, ठीक है। मतलब 12, 5 और 13 ये इंपॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसी तरह से 3, 4, 5 एक इंपॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसी तरह से 8, 6, 10 एक इंपॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसी तरह से 24, 25, 7 एक इंपॉर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट है। एमसीक्यू में हमें पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस कुछ भी नहीं निकालना पड़े, इजीली हम क्वेश्चन को कर सकें। इसलिए इन तीनों चारों पाइथागोरन ट्रिपलेट को तो याद रखो कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। यहां पे हमारी कहानी हो गई खत्म, मतलब कहानी हो गई चालू कि हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया ना। अब हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए यहां मेंशन करेंगे कि फॉर एंगल ए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। एंगल ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा बीसी, जिसका मेजरमेंट दे रखा है 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है साहब। इस एंगल ए के लिए बेस होगा क्या, ए बी, और जिसका मेजरमेंट दे रखा है 24 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है। और हाइपोटेन्यूज तो सर आपने पहले बता दिया कि कभी चेंज नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, एसी, दैट इज 25 सेंटीमीटर हो गया साहब एंगल ए के लिए, ठीक है। और अब एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, मैं ये कहूंगा कि पहले एंगल ए के जितने भी चीजें दे रखी है वो निकाल लो। हमें बोला है साइन ए निकालना है, तो साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 7, ठीक है, अपॉन 7 अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 25। और कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या दे रखा है 24 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25। तो हमारे रेशियोस आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आ गए समझ में, यहां तक तो हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो जल्दी से ये येलो कलर लगाया कि एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसको हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर तो हो जाएगा ए बी, ठीक है, बेस हो जाएगा बीसी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एसी, ठीक है। यहां निकालना है हमें साइन सी, तो साइन सी बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 24 अपॉन 25। और दूसरी चीज क्या बोलिए सर, कॉस सी निकालो, तो कॉस सी इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस दे रखा है 7 अपॉन 25, ठीक है। तो क्या ये चीजें क्लियर है, क्या ये चीजें समझ में आ गई, क्या ये चीजें दिमाग में चमक गई?
ठीक है, आगे बात समझ में है। ये मत सोचना कि मैं सर सीधे से एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें बोर्ड लेवल का क्वेश्चन क्या है, ये फंडामेंटल वाली क्लास है बेटा, हम पूरे फंडे क्लियर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट फंड है, ठीक है, तो इसलिए इस पूरी चीज को देखते चलो। आगे बात समझ में, आई होप यहां तक ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल, यहां पे ट्राइंगल था, वो ट्राइंगल बन गया, ओई ओई ओई, शाबाश 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 शाबाश, ये ट्राइंगल बन गया था, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया है ना। अब इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एबीसी, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड 10a की वैल्यू जो है 3/4 दे रखी, मतलब हमारे पास ए एक्यूट एंगल है, हमें नहीं पता है कि क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, बन गया सर, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए जो है एक्यूट एंगल है, उसने सिर्फ ए की बात बोली है, बी सी डी कुछ भी नहीं बोला है, तो हम बी अज्यूम कर लेते हैं कि बी जो है वो 90 डिग्री है और ये सी है। ए एक्यूट एंगल है और 10a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/4, 3/4 दे रखी है, 10a की वैल्यू सर 3/4 दे रखी है, बिल्कुल समझ में आ गई मेरे को बात, यहां तक क्लियर है। अब फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, कि सर कुछ भी तो नहीं दे रखा, ना तो परपेंडिकुलर पता है ना बेस पता है, तो यहां पर रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करो बेटा, ठीक है, रिवर्स क्या, हमने सीधी सी बात है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तुम्हें दिया गया है कि 10a की वैल्यू 3/4 है, तो तुम्हें बताया गया है कि 10a जो है, मतलब 10 का जो रेशियो है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भाई सीधी सी बात है, यहां पे परपेंडिकुलर और बेस कितना हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला था, ये क्या यूज कर रहे हैं हम, ये क्या बता रहे हैं हम, ये क्या देख रहे हैं हम, ये क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं हम, रेशियोज, ठीक है, तो रेशियोज के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, होगा, ये हो सकता है कि ये 6/8 हो सकता है ये कि 9/12 हो सकता है ये कि नाम से 15/20 हो, सॉरी हाँ 15/20 हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा उसे क्या लेंगे 3x, और बेस होगा उसे क्या लेंगे 4x, कि हमें नहीं पता, कोई भी कॉमन फैक्टर नंबर वो x हमने ले लिया, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, तो मैंने क्या बताया था, अभी पाइथागोरन ट्रिपलेट बता के आया हूं तुम्हें, देखो 3 4 और 5, ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से हमारा सीधा हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया 5x, ठीक है, निकल गया, बचा लेना, देखो टाइम मेरा, थैंक यू बाद में बोल देना मेरे को, लेकिन टाइम बच गया तुम्हारा, ठीक है, तो कितना हो गया 5x। अब आओ सारा, अब आने दो किसी को भी मैदान में, क्या बोला उन्होंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले अभी निकालते हैं, ठीक है, तो 10 दिया हुआ है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो क्या बोला था, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, तो साइन ए कॉस, क्या हो जाता है तुम्हें, ए साइन कॉस टेन कोसेक, हाँ क्या कोसेक सेक और कॉट, हाँ या ना, ठीक है। अब कहानी, वो गाना याद किया था ना, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, एस का उल्टा सी, एस का उल्टा सी का उल्टा एस, सी का उल्टा एस, और 10 को कॉट हो ही जाएगा बी अपॉन बी। अब भाई क्या नजर देख रहे हो, क्यों मुंह ताक रहे हो, वैल्यू पुट करो जल्दी से खटाखट खटाखट वैल्यू पुट करो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, अरे भाई दे रखा है सर 3x दिया हुआ है, तो 3x अपॉन हाइपोटेन्यूज 5x, देखो 3x अपॉन 5x, x से x काटते हैं, x से x काट दिया, काटने पे क्या ये हमेशा पंगा कर देता है मेरे साथ, हम्म 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 कोई बात नहीं, चलो छोड़ो मैं उसको वैल्यू को थोड़ा सा आगे खिसकाना चाह रहा था, कोई बात नहीं, ये 3 ए 32
ये 3/5 हो गया। cos a कितना है? cos a क्या होता है? b/h, b की वैल्यू 4x सर अपॉन 5x, कैंसिल आउट 4/5। बाकी वैल्यूज तुम पुट कर सकते हो ना बहुत आराम से यार। हो गया कि नहीं हो गया? बड़े मजेदार क्वेश्चन आराम से। आहा टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए बहुत आराम से, ठीक है। निकल गए होंगे, टेन का भी निकल गया होगा, कॉसेक भी निकल गया होगा, सेक भी निकल गया होगा, कॉट भी निकल गया होगा। देखो 4/5 3/5, सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा इसका रेसिप्रोकल है तो ये 5/3 हो जाएगा। ये हमारा इसका रेसिप्रोकल है तो ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका रेसिप्रोकल है तो ये 4/3 हो जाएगा। आहा टमाटर बड़े मजेदार, ठीक है। लाल टमाटर बड़े मजेदार। अगला क्वेश्चन उससे भी मजेदार, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल दिया गया है ए बी पे, ठीक है। बहुत 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 चालाकी से क्वेश्चन खेला है, देखो कि राइट एंगल कहां है? बी पे, और ए बी सी पूरे ट्राइंगल का नाम है, और 10a की वैल्यू 1/√3। अरे सर रुक जाओ आप, हम सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। देखो नहीं पॉज करके, अगर खुद को आता है तो करो, नहीं आ रहा है, कोई थॉट नहीं लग रहा है तो देखो, उसके बाद खुद से दोबारा करो। तो 10a = 1/√3 हो गया, 1/√3 आ गया, ठीक है। 1/√3 दिया हुआ है सर, बिल्कुल दिया हुआ है ना। तो ये क्या है कि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो यहां से हमें पता पड़ रहा है परपेंडिकुलर कितना है? 1x, बेस हमें कितना है? √3x, ठीक है। तो सर हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, बिल्कुल लगानी पड़ेगी। √p² + b²। तो साहब p² कितना होगा कि 1 का स्क्वायर, 1x का होल स्क्वायर, और b² मतलब √3x का होल स्क्वायर। तो 1x का होल स्क्वायर कितना होगा? x², और √3x का स्क्वायर कितना होगा? 3x²। तो ये क्या हो गया? √4x², और √4x² को सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा? 2x आ जाएगा। अरे सर बिल्कुल आ गया। तो हाइपोटेन्यूज भी क्लियर हो गया। यहां पे हमें हाइपोटेन्यूज क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, हाइपोटेन्यूज क्लियर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज क्लियर है, ठीक है, बन गया सर। अब हाइपोटेन्यूज क्लियर हो गया, अब हमें क्या करना है कि साइन ए, पहला क्वेश्चन कि सर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालो। मैं तो कह रहा हूं वैल्यू पुट कर दो, ज्यादा लोड लेने की बात ही नहीं है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। साइन ए की वैल्यू सर आपने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, बिल्कुल। अब यह इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं तुम्हें नेक्स्ट एक चीज और सिखा दूंगा। अब जैसे दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस सी सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप ही बताते आए हो, बिल्कुल साहब बताते आए हैं। प्लस की जगह प्लस लगा दिया। कॉस ए क्या होता है कि सर आपने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बिल्कुल होता है। और साइन सी सर आपने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ठीक है। अब सर हाइपोटेन्यूज तो क्या होता है? हर जगह कैसा होता है? सेम, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो सर सेम लिख देते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ रही थी? अच्छा यहां पे एक चीज को समझना, अरे भाई अभी देख बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि ये किसके लिए था? एंगल ए के लिए। परपेंडिकुलर बेस किसके लिए निकल रहा है? एंगल ए के लिए। मैं भी जनरल बच्चे की तरह गलती कर देता अभी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके लिए निकला? एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? इस एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? ये। तो ये कितना हो गया? 1, ठीक है। एक्स इसके साथ आया। एंगल ए के लिए बेस कितना हो गया? ए बी, तो ये कितना हो गया? √3x। और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए कॉमन है तो वो कितना हो गया? 2x। बिल्कुल हो गया साहब, ठीक है, हो गया अच्छे से। अब यहां पे एंगल ए का परपेंडिकुलर आएगा। किसका? एंगल ए का परपेंडिकुलर। तो वो एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन है मेरे भाई? एंगल ए का परपेंडिकुलर है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। मल्टीप्लाई एंगल C का बेस कौन है? एंगल C का बेस कौन है? BC, मल्टीप्लाई AC प्लस, अब एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन है? एंगल ए का बेस कौन है? AB, तो AB, हाइपोटेन्यूज AC, मल्टीप्लाई एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन है?
एंगल एंगल सी का परपेंडिकुलर कौन है? ये एंगल सी का परपेंडिकुलर ये है, तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो बीसी इंटू बीसी मतलब 1x मल्टीप्लाई 1x अपॉन 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस ये कितना है? सॉरी, ये कितना है? √3x अपॉन 2x मल्टीप्लाई √3x अपॉन 2x। ठीक है, तो ये कितना हो गया? अच्छा, इस x से x को तो काट दो सबको, तो यहां पे मेरे पास आएगा 1/4 और इस x से ये भी सारे x कट जाएंगे, तो ये आएगा 3/4। जब इनको ऐड करूंगा तो 4/4 विच इज इक्वल टू 1। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सर कि cos a, ठीक है, अगला क्वेश्चन है cos a cos c प्लस है कि माइनस है? माइनस साइन a साइन c। ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो cos a, ठीक है, हमारा एंगल तो क्या है? वही का वही रहेगा कि हमारा ट्रायंगल ऐसा बना हुआ था कि हाँ सर बना हुआ था, a यहां था, b यहां था, c यहां था, √3 यहां था, 1 यहां था और 2 यहां था। बिल्कुल सर यही था। ठीक है, तो cos a का मतलब एंगल a के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो इस एंगल a के लिए बेस क्या होगा? इस एंगल a के लिए बेस क्या होगा? AB। यहां डायरेक्ट कर देंगे अपन। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC। लेकिन इस C के लिए बेस क्या होगा? BC। इस C के लिए क्या होगा बेस? BC अपॉन AC माइनस साइन ए एंगल ए के लिए क्या निकालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है कि साहब? BC अपॉन AC। ठीक है, और साइन C के लिए, इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? AB अपॉन AC। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, ए बी ए सी की वैल्यू पुट कर दो कि ए बी की वैल्यू तो कितनी है? √3 मल्टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा? √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 0। हटा 7 की कटा। हो गया कि नहीं हो गया? आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत मजेदार तरीके से ये पूरा जो है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। ठीक है, और ये एक अच्छी ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे अपन, है ना? मजेदार। सो देखिए, ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन में, इस चीज को हम समझते हैं। हमें क्या बोला है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब सीधी सी बात है कि एक ट्राइंगल बनाया गया है, इसका नाम है पी क्यू आर। बस उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री कहां पे है? क्यू एंगल पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसने हमें बोला है कि सर पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 के बराबर है, तो बिल्कुल मान लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिला के 25 के बराबर है, मान ली हमने बात। और उसने ये भी बात बोली है कि पी क्यू जो है वो 25 के बराबर है, तो हमने भी कह दिया कि पी क्यू जो है 5 के बराबर है। सॉरी, 25 नहीं, किसके बराबर है? 5 के बराबर है। अब देखो, उन्होंने पूछ लिया कि साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बता दो। चलो बता देंगे अपन, लेकिन साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर। क्या क्यू आर की वैल्यू अवेलेबल है क्या? और सर क्यू आर की वैल्यू तो अवेलेबल ही नहीं है, तो क्यू आर की वैल्यू निकाल ली जाए कि सर क्यू आर जो है वो आप यू मान लो कि 25 माइनस पी आर के बराबर होगा, लेकिन वो अगेन एक वेरिएबल में है। अब वेरिएबल में है तो उसको वैल्यू को निकालना पड़ेगा, और वैल्यू को निकालना पड़ेगा तो अगेन एक ही फंडा बचता है मेरे पास कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज से मिला के पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं। तो मैंने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ठीक है, मानते हैं। अब परपेंडिकुलर सपोज करो पी क्यू को मान लेते हैं, क्योंकि हमारी एक साइड तो फिक्स है कि हमारा हाइपोटेन्यूज कौन है? पी आर।
ठीक है, तो हमने क्या ले लिया कि सर पी आर का स्क्वायर तो लेना ही पड़ेगा। बाकी दो साइड का स्क्वायर है तो वो क्या बोला, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हाँ या ना। अब पी क्यू तो हमें दिया हुआ है कि सर 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर तो सर हमने जुगाड़ में निकाल रखा है। क्यू आर तो जो है हमने क्या कर रखा है, जुगाड़ में निकाल रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर। तो मैं उसको क्या लिख देता हूं कि 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, और इधर पी आर का स्क्वायर तो है इसी। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है साहब, 25 होता है, बिल्कुल होता है 25 का स्क्वायर। अब देखो यहां पे एक फंडा यूज कर रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दूं तो वो क्या हो जाएगी 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर। अरे सर ये क्या करते चले गए आप। अब देखो मैंने क्या बोला, ए का स्क्वायर ठीक है सर, बी का स्क्वायर ठीक है सर, माइनस बीच में है तो माइनस का 2a भी। अरे वाह सर मजा आ गया, ठीक है मजा आ गया। तो लो मैजिक भी कर देते हैं कि साहब ये पी स्क्वायर से पी आर स्क्वायर को काट दो। अरे काट दिया तो अब 25 में 625 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा कि सर ये तो 650 दिखता है, तो ये 650 लाग रहा है, ये 650, ये माइनस का 50 पी आर बराबर उधर कितना बचा 0। तो यहां से हमारे पास एक कहानी बन जाती है। वो कहानी क्या बन जाती है कि 650 इज इक्वल्स टू 50 पी आर के बराबर हो। तो यहां से हमें पी आर की वैल्यू मिल गई कि ये 650, अब 650 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू पी आर मिल गई। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई सर 13 आ गई। अब पी आर की वैल्यू 13 आ गई, क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस पी आर थी, तो यहां से क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, जल्दी से क्यू आर की वैल्यू निकाल दो कि सर क्यू आर की वैल्यू निकल गई, बिल्कुल निकल गई साहब। ठीक है, अब क्यू आर की वैल्यू निकल गई, अब उसने बोला है साइन पी निकालो, ले बड़े आराम से। क्या पूछा था उसने, साइन पी। क्या पूछा था उसने, साइन पी। सम पीपल हैव, पी का परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, वेरी गुड। हैव सम पीपल हैव मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स है। वैल्यू पुट कर रहा छोरा, जल्दी से पुट कर दे, जल्दी से पुट कर दे, नहीं तो रेल लाग जाओगी। देखो साइन पी इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी आर, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, और पी आर की वैल्यू पी आर 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 13। इज इट ओके, वेरी गुड सर। cos p और tan p, तो सम पीपल हैव करली ब्राउन, ब्राउन मतलब बेस, बेस किसका, पी का, पी का बेस क्या है पी क्यू पी क्यू पी क्यू, और सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर 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 मतलब हाइपोटेन्यूज। लो तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 दे रखी थी सर, और पी आर की वैल्यू 13 हो गई सर। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग देन प्रॉपर परपेंडिकुलर किसका, पी का परपेंडिकुलर क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज 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 पी आर। ठीक है, नहीं ब्रशिंग था ना यार, अरे शाबाश गलती कराते हो तुम। तो इसका बेस आएगा तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो ये हमारा बनेगा 12 अपॉन 5। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। पी का परपेंडिकुलर पी क्यू दे रखा था हमें, क्यू आर हमारा निकला 12, पी आर हमारा 13, ये 5 दे रखा था, तो इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। क्लियर, आगे बात समझ में। ठीक है, यहां तक ये सारा क्लियर है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। ठीक है, अगला मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं होगा, अगला कंसेप्ट होगा, और ये बड़ा मजेदार कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, इस कंसेप्ट को मतलब यू मान कर चलो कि समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन की। ठीक है, यहां पे तुम्हें सिर्फ 5 एंगल याद रखने हैं। ठीक है, वो 5 एंगल कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये
5 एंगल्स पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है, जो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, दैट इज साइन। ठीक है, अब हमने साइन ए पढ़ा, साइन बी पढ़ा, साइन पी पढ़ा, कॉस पी पढ़ा, लेकिन अब हम साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री पर्टिकुलर एंगल पे पढ़ेंगे। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहा था और एक इतना शानदार क्वेश्चन देखा मैंने 2 नंबर के अंदर। ठीक है, वो पता है क्या था कि प्रूव ज्योमेट्रिकली दैट 1045 इज इक्वल्स टू 1। मैंने कहा भाई साहब ये क्वेश्चन जो है पार के रख देगा बच्चों की। ठीक है, और वो मैं बताऊंगा कि कैसे ज्योमेट्रिकली प्रूव होगा, है ना। लेकिन पहले देखो कि तुम्हें क्या है। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, और ये भी याद नहीं होती है तो इसकी एक लॉन्ग ट्रिक भी है मेरे पास, लेकिन शॉर्ट ट्रिक अगर तुम्हें याद करनी है तो इसी को याद कर लो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 10 बार बोलोगे जिसमें से तो याद हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये तो याद हो गया साहब। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन मैंने क्या बताई थी, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट। तो साइन के बाद क्या आता है साहब, सर कॉस आता है, कॉस। लास्ट में क्या लिखा है, लिख दे भाई। इधर क्या लिखा है, लिख दे भाई। इधर क्या लिखा है, लिख दिया सर। इधर क्या लिखा है, लिख रहा हूं सर। इधर क्या लिखा है, लिख रहा हूं सर, लिख दिया। हो गई बात। ठीक है, अब क्या बताया था कि हाँ सर आपने कुछ तो बताया था कि साइन कॉस के बाद क्या आएगा, क्या आएगा। हाँ सर आपने बोला था कि टेन थीटा आएगा, और टेन थीटा मैंने क्या बताया था, टेन थीटा कौन सा फंक्शन है, कि सर आपने बताया था कि डिराइव फंक्शन है। किससे डिराइव हुआ है, कि सर वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से डिराइव हुआ है। तो एक काम कर, यहां भी यही कर दे, 0/1 की वैल्यू, फंक्शन कौन सा है, टेन फंक्शन है, तो 0/1 की वैल्यू, बिल्कुल सर 1/2 और √3/2, 1/√3 डिवाइड करके देख लेना। नहीं कर सकते तो देखो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 सॉल्व होगा। 1/2 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई, 2/√3, 2 से 2 काटे हैं और 1/√3 बाचे है। बच गया मेरे लालाओं, बचा कि नहीं बचा, तो क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, ढै 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 ढै, हो गया। देखो अब 1/√2 1/√2 सर दोनों से में दोनों कट जाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। √3/2 और 1/2 सर ये तो पहले भी किया था, बिल्कुल। तो ऊपर वैल्यू किसकी है, √3। हाँ सर 1/0 की वैल्यू चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा दिया था, क्लास 9 के अंदर, कि P/Q में Q की वैल्यू कभी भी 0 और 0 होगी तो वो नॉट डिफाइंड नंबर होगा। आगे बात समझो, उस नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते। सर पूरी टेबल याद होगी, लेकिन आपने तो 3 ही बताए, बाकी के कौन बताएगा। अरे बाकी के तुम ही बताओगे। ठीक है, कैसे बताओगे, देखो पहला फंक्शन क्या था कि सर साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोसेक, पांचवा सेक, छठा कॉट। ठीक है, 5 एंगल कौन से बताए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आज ये टेबल याद करा के छोड़ूंगा, देख लेना। ठीक है कि सर बन गए साहब, है ना, बन गए सारे के सारे। अब वैल्यू क्या पुट कराई, हाँ सर आपने बताया था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, हो गई सर। फिर मैंने कॉस का क्या बताया था कि सर आपने बताया था पीछे से लेकर के आगे नंबर उल्टे रिपीट कर दो। हाँ तो कर रहे हैं सर, ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। 10 का भी हाल बताया था कि सर 10 आपने बताया कि दोनों को डिवाइड कर दो, तो 0/1 को डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा, 1/√2 और √3/2 को डिवाइड करूंगा तो 1/√3 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो √3 आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करने पे आपने बताया कि नॉट डिफाइंड आएगा, बिल्कुल होता है। तो सर अब बाकी के 3 बताओ। देखो यार बाकी के 3 पहले ही बता चुका हूं, एस का उल्टा
उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, अरे सर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब यहां कितना है 0/1, तो इसको क्या लिख देंगे 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू नॉट डिफाइंड। अरे वाह यार, 1/2 रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 2/1। वाह वाह मेरे लालाओं, समझ गए तुम तो, क्या बात है। ओ देखो क्या होगा √2/1, इसको रेसिप्रोकल 2/√3। ए शाबाश, 2/√3। इसका रेसिप्रोकल, इसके नीचे तो 1 है बाय डिफॉल्ट, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है सर कॉस में भी क्या कर दूं क्या, उससे भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। क्या किया था, इसकी वैल्यू इधर लिखी थी, इसकी वैल्यू इधर ले गया था ना, इसके साथ भी ये करते, ये वैल्यू यहां लिख दे, रेसिप्रोकल करके भी देख ले वैल्यू वही आएगी। इसका रेसिप्रोकल करेगा तो ये भी ये वैल्यू आ रही है, और इधर से लिखेगा तो भी ये वैल्यू आ रही है। इसको रेसिप्रोकल करेगा तो भी ये वैल्यू आ रही है, इसको तो भी वैल्यू यही आ रही है। ठीक है, और ये तो ये वैल्यू आ रही है, सॉरी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हो गया ना, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। ऐसे ही कर दे 10 में। ठीक है, वो वैल्यू को आगे ले ले, इस वैल्यू को इधर ले लिया, इस वैल्यू को इधर ले लिया, इस वैल्यू को इधर ले लिया, और इस वैल्यू को इधर ले लिया। बन गया कि नहीं बन गया, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बताओ याद हो गई कि नहीं होगी पर्टिकुलर एंगल के लिए। अब क्या करना है तुम्हें, जाते से सबसे पहले जाते से ही पेपर में सबसे पहले पेज पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेना। सबसे पहले मैं कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेना, और एक चीज और बोलूंगा, इन्विजिलेटर को बोलना कि आंसर शीट मिलते से मैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाऊंगा। ठीक है, नहीं तो वो तुम्हें यूं कह देगा कि यार तुमने चीटिंग करी है, किसी से देख के बनाई। और पहले पेज पे भी इसीलिए बनवा रहा हूं कि सबको पता रहे कि तुमने स्टार्टिंग में वही बनाई है, तो तुम्हारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत आराम से होंगे बेटा, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, मतलब एक लोड खत्म हो जाएगा, लास्ट मोमेंट में भी टेबल को रट के जाओगे ना तो भी यार देख करके बहुत सारे आंसर बना लोगे। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो गई, 3 नंबर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर क्वेश्चन भी आ गया, मैथमेटिकल मिस्टेक भी हो गई, तो कम से कम 1 नंबर या 1.5 नंबर तो तुम लेके आओगे ही आओगे। नहीं मामा से काना मामा अच्छा होता है, आगे बात समझ में, मतलब 0 मार्क्स से 1 नंबर बहुत अच्छे हैं, आगे बात समझ में। सो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ये क्वेश्चंस होते हैं। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखो, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एंड एनसीईआरटी का वन ऑफ दी मतलब बेस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूं। ठीक है, कैसे समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो sin 30 प्लस 1045 माइनस cos 60 sec 30 प्लस cos 60 माइनस cot 45। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है। sin 30 की वैल्यू 0 1/2 कि सर 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू मुझे याद है सर 1 होती है हमेशा। ठीक है, मतलब भले तुम चाहो तो टेबल से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे याद है इसलिए मैं वैल्यू डाल रहा हूं। cosec 60 मतलब cosec 60 मतलब sin 60 का उल्टा। ऐसे ही याद करो बेटा, अभी से इसकी आदत डाल लो, cosec 60 मतलब sin 60 का उल्टा, और sin 60 की वैल्यू √3/2, तो उसकी उल्टी वैल्यू 2/√3। अरे वाह सर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बाय डिफॉल्ट लगा देंगे। नीचे sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, और cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर। देखो sec 30 बोले तो cos 30 का उल्टा, और cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर, तो वैल्यू कितनी आ गई 2/√3। इस सर जल्दी से 2/√3 वैल्यू लिख दो, साहब लिख दिया। cos 60 मतलब sin 30 की वैल्यू दैट इज 1/2, और cot 45 सर वैल्यू 1 होती है बाय डिफॉल्ट, 1 लगा दिया 1। अब इसको सॉल्व करो, एक स्टेप ये बन गया। अब एक स्टेप, अगली स्टेप क्या है, एलसीएम ले लो, ये ले लो 2√3। ठीक है, 2 1√3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2√3 आ गया। अब 2 को छोड़ दो, 1 into √3 कितना होता है √3, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो कि सर √3 आ गया।
अब 1 को छोड़ दो, 2 इंटू रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सब 2√3 आ गया। अब √3 को छोड़ दो, 2 1 जा कितना होता है 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सर 4 आ गया। ठीक है, अपॉन पूरा ले लिया, वही 2√3। ठीक है, इसके बाद √3 को छोड़ दो, 2 1 जा 2, 2 जा 4। ठीक है सर, इस 2 को छोड़ दो, √3 इंटू 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सर ये √3 आ गया। और इसको छोड़ दो, तो ये 2√3 माइनस मल्टीप्लाई 2√3 हो गया। हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, मानते हो? ठीक है, अगर मैं वैसे भी करूं तो नीचे वाली की वैल्यू को रेसिप्रोकल करूंगा तो ऊपर से ऊपर का कट जाएगा, तो मैंने हाथों डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट दिया। आई होप यहां तक तुम्हें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होगी। अगले स्टेप पे आ जाओ सर। बिल्कुल आते हैं सर। अब मेरे पास क्या बचा, 2√3 और √3 दोनों लूर किया है, मतलब दोनों सेम वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों सेम वैल्यू है तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2√3 प्लस √3 कितना हो गया, 3√3 हो गया सर, -4 अपॉन नीचे क्या बचा 4। ठीक है, और माइनस कर देंगे इसको, ओए होए ओए होए ओए होए, माइनस कर देंगे इसको। ये कितना हो रहा है, 4 माइनस √3। अच्छी मिस्टेक है क्या बाबा? sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 2, cosec 60 cosec 60 cosec 60 cosec 60 2/√3। बिल्कुल सही तो गया है, तो फिर कहां दिक्कत आई है? ये क्वेश्चन ऐसे ही चलने वाला है क्या? चलो ठीक है, यहां तक हमारी वैल्यू आ गई। अब वैल्यू आ गई तो इसको क्या करो, रैशनलाइज कर दो, तो 4 प्लस √3 अपॉन 4 प्लस √3 कर दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 ब्रैकेट 3√3 माइनस 4 प्लस √3, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन वही, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है तो क्या करेंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 4 3 12√3 और 4 4 16। √3 को √3 से क्या, तो ये 3 3 9, और √3 को से क्या, तो माइनस का 4√3 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अगली स्टेप अगली स्टेप अगली स्टेप अगली स्टेप 12√3 में से 4√3 माइनस कर दो, तो 12 में से 4 गए तो 8√3 बचता है, प्लस का आ जाएगा। और 16 में से 9 माइनस कर दो, तो 16 में से 9 माइनस करने में माइनस का 7 आ जाएगा, अपॉन 16 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 13। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यूज वाला क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से तुम्हें वैल्यूज क्लियर होंगी। और ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर सारे कंसेप्ट लग गए बेटा। देखो, हमने एलसीएम भी ले लिया, हमने रैशनलाइज भी कर लिया, ठीक है, हमने वैल्यूज को सॉल्व भी कर लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी डाल दी। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये हो जाते हैं। अब बड़े मजेदार, जो मतलब देखो, ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, अब ये दे रखा है कि 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3, और हमें क्या निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। मतलब तुम ये सोचो कि यहां पे थीटा की वैल्यू निकालनी है और आपको ये एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बन जाता है, मैंने क्या बताया था, रिवर्स थिंकिंग। तो रिवर्स यहां सोचना पड़ेगा कि सर 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है, ठीक है। अब 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो इसको मैं कहता हूं कि sin 2 थीटा को एज इट इज रहने दो और 2 को उधर उठा के ले जाओ। अब पीछे टेबल में आओ कि √3/2 साइन में कहां पे आ रही है, 60 डिग्री पे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं ये कहता हूं कि यहां पे वैल्यू को क्या कर दो कि 2 थीटा जो है, हमें पता है कि साइन 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, √3 के बराबर। जब मैं इन दोनों को मैच करूंगा तो मेरे को यह पता पड़ेगा कि 2 थीटा जो है वो 60 डिग्री के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बाई 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। हाँ, टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर,
बड़े मजेदार, आगे समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करो और खुद 2 मिनट के लिए सॉल्व करके देखो बेटा। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे सॉल्व किया है कि cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो cos की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है? कि सर मुझे पता है कि cos की वैल्यू 60 डिग्री पे ही 1/2 होती है। ठीक है, किस पे होती है? 60 डिग्री पे। तो जब मैं इसको रिलेट करूंगा तो 3 थीटा जो है वो किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बाई 3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 20 डिग्री हो गई। कि सर आगे समझ में? आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और मजेदार, कि इसमें तो एक स्टेप बढ़ गई कि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। तो इस -3 को उधर लेके जाओ ना मेरे भाई, तो √3 tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3 के बराबर। अब इसको छोड़ दो यहीं पे, हाँ कि tan 2 थीटा यहीं पे ये सब, और इसको उधर लेके जाओ तो 3/√3। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसको रेशनलाइज कर देंगे और कुछ बच्चे इसको काट देंगे। जो काट रहे हैं वो भी सही है और जो रेशनलाइज कर रहे हैं वो भी सही है कि 3√3/3 काटा तो ये कितनी वैल्यू आई? √3। तो tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? अब tan 2 थीटा की वैल्यू √3 है और मुझे पता है कि tan 60 की वैल्यू भी कितनी है? √3 है। तो मुझे पता पड़ गया कि 2 थीटा जो है वो किसके बराबर है? तो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री के बराबर हो गई? आ गई कि नहीं आ गई? विद लव फ्रॉम माई साइड, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। आ गई, ठीक है। तो यहां पे ये क्वेश्चन जो है बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्या मुजस्तिमा आता है। अगला मुजस्तिमा कहता है कि tan² 30 डिग्री -3 sin² 60 डिग्री प्लस 3 cosec² 45 डिग्री। कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाने वाला था। वो कंसेप्ट मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि यार मैं समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है, समझना उसको। अगर देखो tan थीटा cos थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि tan थीटा का मल्टीप्लीकेशन है cos थीटा के साथ, कोई साइन नहीं है। तो अगर अगर यहां मैं लिखता हूं कि tan² थीटा, तो इसका मतलब यह है कि पूरी tan थीटा की जो वैल्यू है, पूरी tan थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। अब जैसे सपोज करो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर आपने tan 20, मतलब सपोज करो कि tan 30 लिखा है और उसका स्क्वायर लिख दिया, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि tan² 900। मैंने कहा बाबा ये कैसे हुआ? ये ऐसे नहीं होता, हमेशा वैल्यू क्या होगी? ये गलत तरीका है, हमेशा वैल्यू क्या होगी? ऐसे होगी। अभी इससे पहले भी मैंने क्या बताया कि tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का मतलब क्या है? अब जैसे 2 tan 2 थीटा लिखा है मतलब कि tan 2 थीटा की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। फिर भी अगर कुछ में कोई डाउट हो कमेंट करो। हाँ बच्चों, तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 tan² 30 डिग्री -3 sin² 60 डिग्री प्लस 3 cosec² 40 डिग्री। ठीक है, तो जैसा हमने पढ़ा है कि जैसा हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि भाई साहब कि क्या होता है? देखो 3/4 3/4 tan² 30 मतलब tan 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 sin 60 का होल स्क्वायर, sin 60 का होल स्क्वायर प्लस 3 cosec 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? अब क्या करो, सिंपल सी वैल्यूज को डाल दो। सिंपल सी वैल्यूज को डाल देते हैं कि सर ये 3/4 हो गया, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 का होल स्क्वायर -3 इंटू sin 60 इज √3/2
तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉसेक 45। कॉसेक 45 बोले तो कॉसेक 45 किसका रेसिप्रोकल हुआ? साइन 45 का रेसिप्रोकल। तो साइन 45 मतलब क्या होता है? 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल √2। √2। अरे भाई ये तो क्या हुआ? हैंग हो गया। ये क्या होगा? √2। तो √2 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा 1/4। 3 3 जा 9, 9/4 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लो। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आया है? 4 एलसीएम आ रहा है। अब 4 एलसीएम आ रहा है तो 1 माइनस 9 प्लस इसके नीचे 6 था तो 6 4 जा कितना होता है? 20। माइनस करेंगे तो ये माइनस का 8 प्लस 24/4। ठीक है, इसको फिर आगे सॉल्व करो। आगे सॉल्व करके देखो, माइनस का 8 तो 16/4 आता है। तो ये आ रहा है 16/4, कैंसिल आउट हुआ तो इसका आंसर आएगा 4। क्या 4 हमारा आंसर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 1030 की वैल्यू 1/√3 बिल्कुल पक्की बात है। साइन 60 √3/2 0 1/2 1/√2 √3/2 और कॉसेक 45 1/√2 का होल मतलब वो रिवर्स, तो √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3/4 का 3/4, 1/3 का 1/3, ये 3/4 का 3/4। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर इज 2, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9/4।